हो रहा है 2019 का आखिरी सूरज ग्रहण। सूरज ग्रहण के सबब सूरज के चारों तरफ बनी रिंग ऑफ फायर। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों और दीगर ममालिक के लोग बन रहे हैं सूरज ग्रहण के गवाह। CAA के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे करने वालों को वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिया निशाने पर। कहा कि इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस लोग नहीं है सही रास्ते पर। सभी को अफवाहों से दूर रहने और अवामी इमलाक की हिफाजत करने का दिया मशवरा। मुल्क और बैरून मुल्क में CAA की हिमायत में रैलियां। अमेरिका के ऑस्टिन, रिले, न्यूयॉर्क और साइटल में जमा हुए लोग। ITT बॉम्बे के तलबा की भी कानून की हिमायत में रैली। गोवा में भी लोगों ने निकाली हिमायत में रैली। शुमाली भारत में सर्दी का सितम जारी। श्रीनगर में पिछली रात -4.3 डिग्री सेल्सियस के साथ रही सीजन की सर्द तरीन रात। सर्द लहर के सबब हरियाणा के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल आज बंद। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा कुछ रोज तक जारी रहेगा सर्दी का सितम। और बैनुल-अक़वामी खबरों में तूफान फैनफोन के सबब फिलिपाइन में 16 लोगों की मौत। मंगल को समर से टकराया था फैनफोन। 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मगरिब की तरफ बढ़ रहा है तूफान। हवाओं की रफ्तार 190 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंचने का इम्कान। और भारत के कामयाब तरीन टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने कहा कि रिटायरमेंट का ऐलान। 2020 होगा करियर का आखिरी साल। 3 दहाई लंबे करियर में 7 ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले लिएंडर पेस वाहिद टेनिस खिलाड़ी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबर तफसील से और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां आज साल का आखिरी सूरज ग्रहण हो रहा है। इस नज़ारे को मुल्क और बैरून मुल्क के अलग अलग हिस्सों में देखा जा रहा है। अबू धाबी में सूरज ग्रहण का खूबसूरत नज़ारा देखा गया है। यहाँ रिंग ऑफ फायर की बेमिसाल तस्वीर सामने आई है। और मुल्क की राजधानी दिल्ली में सूरज ग्रहण सुबह 8:17 पर शुरू हुआ, जो कि 10:57 तक रहेगा। साल के इस आखिरी सूरज ग्रहण को साइंसदानों ने रिंग ऑफ फायर नाम दिया है। केरल के कोझिकोड में खूबसूरत नजारा देखने को मिला। ये खूबसूरत नजारा आप केरल के कोझिकोड से देख रहे हैं। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में सूरज ग्रहण का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। और केरल की तस्वीर आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। केरल में भी सूरज ग्रहण देखा गया। यहाँ के कोची में सूरज ग्रहण होने के बाद पहली तस्वीर सामने आई है। यहाँ बच्चे सूरज ग्रहण का नजारा करते हुए। वहीं उड़ीसा में भी सूरज ग्रहण का असर देखने को मिला। यहां सूरज ग्रहण शुरू होने के बाद बेहद खूबसूरत नजारा था।
यहाँ सूरज ग्रहण देखने के लिए पूरे इंतजाम किए गए थे, जहां बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और सूरज ग्रहण का नजारा कर रहे हैं। और मुंबई में भी सूरज ग्रहण का असर देखा गया है। और दिल्ली में मौसम साफ नहीं है, इस वजह से सूरज ग्रहण बाकायदा तौर पर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मुल्क के दीगर हिस्सों में सूरज ग्रहण का नज़ारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। और अब नजर डाल लेते हैं मजीद खबरों की जानिब, जहां वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में तशद्दुद और आतिशजनी करने वालों को सख्त फटकार लगाते हुए कहा है कि समाज में तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है। साबिक वजीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर लखनऊ में एक तकरीब के दौरान उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून 2019 की मुखालिफत में मुजाहिरों के दौरान जिन लोगों ने अवामी मिल्कियत को नुकसान पहुंचाया, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि हुकूक और फराइज साथ साथ चलते हैं। सुशासन का अर्थ है सुनवाई सबकी हो, सुविधा हर नागरिक तक पहुंचे, सुअवसर हर भारतीय को मिले, सुरक्षा हर देशवासी अनुभव करे। यही सुशासन और यही आज का दिवस अटल जी को स्मरण करते हुए हम लोगों का संकल्प होना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2019 के खत्म होते दिनों से पहले साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अकीदत पेश किया और उनके सुशासन के ख्याल को उन्हीं के पार्लिमानी हलके रहे लखनऊ में दोहराया। साबिक वजीर आजम ने 5 बार इस पार्लिमानी हलके की नुमाइंदगी की थी। पीएम ने एक तरफ जहां साबिक वजीर आजम को याद किया, वहीं शहरियत तरमीमी कानून की पुरतशद्दुद मुखालिफत कर रहे लोगों को सख्त पैगाम भी दिया। उन्होंने सभी से अफवाहों पर तवज्जो न देने की अपील की। यूपी में जिस तरह कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, वो अपने घर में बैठ करके एक बार खुद को सवाल पूछे, क्या उनका ये रास्ता सही था? उनकी प्रवृत्ति योग्य थी? ये जो कुछ जलाया गया, बर्बाद किया गया, क्या वो उनके बच्चों को काम आने वाला नहीं था? मैं बहुत आग्रह से कहना चाहूंगा कि बेहतर सड़क, बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उत्तम सीवर लाइन नागरिकों का हक है, तो इसको सुरक्षित रखना, साफ सुथरा रखना भी तो नागरिकों का दायित्व है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा जोर हुकूक पर दिया गया, लेकिन अब अपने फराइज पर जोर देना है। साथ ही उन्होंने नौजवानों से तालीमी इदारों का एहतराम करने की भी दरख्वास्त की है। उत्तम शिक्षा, सुलभ शिक्षा हमारा हक है, लेकिन शिक्षा के संस्थानों की सुरक्षा, शिक्षकों का सम्मान, ये हमारा दायित्व भी है। सुरक्षित माहौल मिलना हमारा हक है, लेकिन सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पुलिस तंत्र के काम को सम्मान देना ये हर नागरिक का दायित्व है। हक की एक मर्यादा है, लेकिन दायित्व की, कर्तव्य की भावना बहुत ही व्यापक है। गुज़िश्ता 5 वर्षों के दौरान मरकजी सरकार के मंसूबों को साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन के ख्याल को जोड़ते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने अवाम के मफाद में सख्त फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने मसाइल को मुसलसल चैलेंज देकर उनका हल निकाला है। आर्टिकल 370 कितनी पुरानी बीमारी थी, कितनी कठिन लगती थी, हमें विरासत में मिली थी, लेकिन हमारा दायित्व था कि हम ऐसी कठिन से कठिन चुनौतियों को सुलझाने के लिए भरसक प्रयास किए। जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत की शरण लेने के लिए मजबूर हो गए, ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता की गरिमा देने का रास्ता, ऐसी अनेक समस्याओं का हल इस देश के 130 करोड़ भारतीयों ने निकाला है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद भी रखा। रियासती सरकार ने इसकी तामीर के लिए 50 एकड़ जमीन अलॉट की है।
पीएम मोदी ने कहा कि हेल्थ सेक्टर के लिए सरकार का रोड मैप हिफाजती और किफायती मांग को देखते हुए सप्लाई को यकीनी बनाने के साथ ही मिशन मोड के तहत काम करना है। पीएम मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत से लेकर योग तक, उज्ज्वला से लेकर फिट इंडिया मूवमेंट तक और इन सब के साथ आयुर्वेद को बढ़ावा देने तक इस तरह की हर पहल बीमारियों की रोकथाम में अपना अहम ताउन दे रही है। लखनऊ से आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वहीं रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई जा रही सुरंग का नाम बुध को अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। अटल जी ने ये सुरंग बनाने का तारीखी फैसला जून 2000 में लिया था। मई 2002 में इस सुरंग का संगे बुनियाद रखा गया था। 8.8 किलोमीटर लंबी इस सुरंग से मनाली और लेह के दरमियान का फासला 46 किलोमीटर तक का कम हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि इस सुरंग से लोगों की किस्मत बदल जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से, स्ट्रेटेजिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि हमें नई व्यवस्थाएं विकसित करनी होगी। और अब सुरक्षा की दृष्टि से तो अनेक प्रकार के इसके महत्वपूर्ण आयाम है, लेकिन साथ साथ लेह, लद्दाख और करगिल, ये एक टनल वहां का भाग्य बदल देगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग सुरंग के काम की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी मुल्क के वजीर आजम थे। उन्होंने कहा कि यह सुरंग अगस्त के महीने में शुरू होगी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आज के लगभग 18 वर्ष पहले लाहौल स्पीति की दुर्गम घाटियों में गए थे, बर्फीली घाटियों के बीच गए थे। और वहीं पर जब यह बात उनके सामने रखी गई कि इस प्रकार का टनल बनने से क्या क्या सुविधाएं होंगी, तो वहीं पर उन्होंने यह संकल्प लिया था और वहीं पर निर्देश दिया था कि रोहतांग टनल का काम प्रारंभ किया जाना चाहिए। और वह रोहतांग टनल लगभग पूरा हो चुका है और मैं समझता हूं कि अगस्त के महीने में ही अब लोगों का आवागमन भी वहां से प्रारंभ हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी इसका एक बड़ा महत्व है। वहीं साबिक वजीर आजम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल अटल भूजल मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मंसूबे का मकसद 7 रियासतों में तरजीही वाले इलाकों में अवामी शिराकत के साथ जमीनी आबी वसाइल का पायदार इंतजाम करना है। इस मंसूबे में कई रियासतें जैसे कि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल हैं। इस मंसूबे से उन रियासतों के 78 अजला में तकरीबन 8,350 ग्राम पंचायतों को फायदा मिलने की उम्मीद है। काबीना ने मंगल को अटल भूजल मंसूबे को मंजूरी दी थी। इस मंसूबे के लिए 6,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन पर एक गाइडलाइन किताब का इजरा किया। वजीर आजम ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि पानी का मौजू उनके लिए बहुत अहम था। उन्होंने कहा कि अटल जल योजना हो या फिर जल जीवन मिशन से मुतालिक गाइडलाइन, ये 2024 तक मुल्क के हर घर तक पानी पहुंचाने के अज़्म को पूरा करने में एक बड़ा कदम है। पानी का विषय अटल जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। पानी को लेकर के एक बहुत बड़ी योजना को आकार दिया गया था, लेकिन बाद में अटल जी की सरकार नहीं रही और पानी की योजना ही बह गई। हमने पिछले सरकार के दरमियान पे इस पर बल दिया और अब एक मिशन मोड में इस काम को आगे बढ़ाने का तय किया है। पानी को लेकर के अटल जी का जो विजन था, वो विजन आज भी हमें प्रेरणा देता है। विज्ञान भवन में प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि पानी का ये बहरान एक कुनबे की शक्ल में, एक शहरी की शक्ल में मुल्क के लिए बाइसे तशवीश तो है ही, एक मुल्क की शक्ल में भी ये तरक्की को मुतासिर करने वाला है। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया को हमें पानी के बहरान की हर सूरत से निपटने के लिए तैयार करना है। इसलिए हुकूमत 5 सतह पर एक साथ काम कर रही है। वजीर आजम मोदी ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि इस मामले में दर्जेबंदी के तरीके से निकलकर मजमूई तरक्की पर जोर दिया गया है। पानी जैसी मूल आवश्यकता के लिए
जो एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, वो पहले की सरकारों के समय अपनाई नहीं जा सकी। जल शक्ति मंत्रालय ने इस कंपार्टमेंटलाइज अप्रोच से पानी को बाहर निकाला और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को हमने बल दिया। इसी मानसून में हमने देखा है कि समाज की तरफ से, जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से वाटर कंजर्वेशन के लिए व्यापक प्रयास हुए हैं। सुशासन दिवस के मौके पर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कल हरियाणा के रेवाड़ी में एक नए डिजिटल गांव की शुरुआत की। डिजिटल गांव का कयाम गुरुवारा गांव में किया गया था, जिसमें आम लोगों से मुतालिक प्रोग्राम होंगे। इसका अहम मकसद लोगों को तालीम, सेहत और हुनरमंदी को फरोग देना है ताकि रोजगार के मौके मिल सकें। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आइंदा कुछ बरस में मुल्क भर में 1 लाख से ज्यादा डिजिटल गांव कायम किए जाएंगे। यहाँ 11,000 CSC से 650 सेवाएं दी जाती हैं, तो अच्छी बात है। आपको अब शहर नहीं जाना पड़े, अधिकांश चीजें गांव में उपलब्ध हो। पेंशन भी हो, आधार भी हो, आयुष्मान भारत भी हो, डिजिटल शिक्षा भी हो, ये हमारी कोशिश है। और आज हमने इस गांव को डिजिटल गांव बनाया है। देखा ना आपने, हम देश में ऐसे 1 लाख डिजिटल गांव बनाने जा रहे हैं। 1 लाख हम बजट में घोषणा कर चुके हैं। वहीं आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि आरएसएस भारत की 130 करोड़ आबादी को हिंदू समाज के तौर पर देखता है, भले ही उनका मजहब या तहजीब कोई भी हो। हैदराबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए भागवत ने कहा कि मजहब और तहजीब पर ध्यान दिए बगैर जो लोग भी कौम परस्ती का जज्बा रखते हैं और भारत की सकाफत का एहतराम करते हैं, वो हिंदू हैं और आरएसएस मुल्क के 130 करोड़ लोगों को हिंदू मानता है। देश काल परिस्थिति अनुरूप आचरण का जो अपने जीवन में आचरण करके पुरस्कार करता है, ऐसा कोई भी हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, किसी भी उपासना पद्धति में पूजा करने वाला हो या किसी की पूजा न करने वाला हो, वह भारत माता का पुत्र हिंदू है। और इस अर्थ में हमारा 130 करोड़ लोगों का पूरा समाज संघ के लिए हिंदू समाज है। संघ तो सबको अपना मानता है, संघ सबका भला चाहता है, संघ सबको एक सूत्र में पिरोना चाहता है, उन्नत बनाना चाहता है। वहीं शरीयत तरमीमी कानून की हिमायत में मुल्क के साथ ही बैरून मुल्क में भी रैलियां निकाली जा रही हैं। बुध को IIT बॉम्बे के तलबा ने दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ नामी रैली का इनेकाद किया। रैली में हिस्सा लेने वाले तलबा ने कहा कि लोग शरीयत कानून को लेकर मुल्क में गलत जानकारियां फैला रहे हैं, इसलिए आवाम के दरमियान जाकर तलबा पैगाम दे रहे हैं कि दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। गोवा के सांकली में भी रैली निकालकर कानून की हिमायत की गई। इसी कड़ी में बुध को अमेरिका में भी लोगों ने शरीयत तरमीमी कानून के हक में रैली निकाली। पाकिस्तानी फौज ने बुध के रोज जम्मू कश्मीर के शाहपुर और केरन सेक्टर में जंगबंदी की खिलाफवर्जी की। उन्होंने बगैर किसी इश्तियाल अंगेजी के कंट्रोल लाइन के नजदीक मोटार बम्बों से हमला किया। भारतीय फौज ने सरहद पार से इस कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया। और अब बात करते हैं मौसम की। मुल्क के सबसे शुमाली कोने कश्मीर से लेकर राजधानी दिल्ली और पूरे शुमाली भारत में ठंड का सितम जारी है। कश्मीर में दर्जे हरारत मनफी में पहुंचने के सबब कई जगहों पर पानी की पाइपलाइन जम गई है। लद्दाख में इन दिनों शदीद सर्दी की इज्जत में है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत मुसलसल 0 के आसपास बना हुआ है और कम से कम दर्जे हरारत 0 से 17 से 29 डिग्री सेल्सियस नीचे है। दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे इलाके दराज में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 0 से 12.3 डिग्री नीचे है और कम से कम दर्जे हरारत 0 से 29 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। महकमे मौसमियात ने बताया है कि इस इलाके में आइंदा हफ्ते भी ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहेगी। राजधानी दिल्ली में भी लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा है और कम से कम यहां पर दर्जे हरारत 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कुछ मकामात पर दर्जे हरारत 5 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है, जिसके सबब लोगों को काफी परेशानी हुई है।
वहीं पंजाब में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अमृतसर में लोग ठंड से बेहाल हैं और आग पर ताप कर सर्दी भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कड़ाके की ठंड ने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। करनाल और कुरुक्षेत्र के अलावा चंडीगढ़ में भी दिन का दर्जे हरारत 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। नारनौल में मुसलसल तीसरी रात रियासत की सबसे सर्द रात रही, जहां कम से कम दर्जे हरारत 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि अगले 4 दिन तक सर्दी का सितम जारी रहेगा। इस दौरान सुबह घना कोहरा छाया रहेगा और 31 दिसंबर को हल्की बारिश का आसार है। सर्द लहर के सबब आज सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं राजस्थान के मुतादिद हिस्सों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और सीकर में कम से कम दर्जे हरारत 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रियासत के पलानी में कम से कम दर्जे हरारत 4.3 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 4.5 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 5.4 डिग्री सेल्सियस और गंगानगर में 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में सर्दी का सितम आने वाले कुछ दिनों में भी जारी रहेगा। वहीं जम्मू के पुंछ में बीएसएफ के जवानों ने दही अफराद को मुफ्त जांच और इलाज मुहैया कराने के लिए एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया। बीएसएफ के डीआईजी आईडी सिंह ने कहा है कि इलाके में मेडिकल सहूलियात की कमी है, इसी के लिए कैंप लगाया गया है। ये हमारी तरफ से एक जो यहाँ के नागरिक हैं, जो यहाँ की जनता है और जो हमेशा जिनका योगदान रहा है हमारे देश को और इस इलाके की सुरक्षा में, हम उनकी सेवा के लिए एक छोटा सा हमारा प्रयास है। और हम जानते हैं कि यहाँ मेडिकल की सुविधाओं का अभाव है और हमारे पास सुविधाएं हैं, तो हमने सोचा कि हम इसको एक्सटेंड करें और यहाँ के लोगों को इसकी सुविधा हम दें। और रेलवे ने आलमी सकाफती विरसे में शामिल कालका शिमला के दरमियान शीशे की छत वाली हिम दर्शन एक्सप्रेस शुरू की है। इस ट्रेन में 7 विस्टाडोम कोच जोड़े गए हैं। वहीं शीशे की छत होने की वजह से लोगों को बाहर के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ लेने में आसानी होगी। और अब बैनुल-अक़वामी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान गेंग शुआंग ने कहा है कि अमेरिका के साथ तिजारती रवाबित के लिए दोनों ममालिक की तिजारती टीमें राब्ते में हैं। बीजिंग में मीडिया से बात करते हुए दोनों फरीकों की इक़्तिसादी और तिजारती टीमों ने कहा कि इस सौदे पर दस्तखत करने से पहले तफसीली निज़ाम के बारे में बातचीत चल रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को कहा कि उनके और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान तिजारती समझौते के पहले मरहले पर दस्तखत होने पर इत्तेफाक हो गया है। रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका के तिजारती नुमाइंदे रॉबर्ट लाइड हाइजियर ने 13 दिसंबर को कहा था कि दोनों ममालिक के नुमाइंदे जनवरी के पहले हफ्ते में तिजारती समझौते के पहले मरहले पर दस्तखत करेंगे। वहीं मगरबी अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो के सूबे सोम में हुए दहशतगर्दाना हमले में कम से कम 35 अफराद की मौत हो गई है, जिसमें ज्यादातर खवातीन हैं। बुर्किना फासो सदर रोच मार्क ने मुतासरा कुनबों से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा है कि इस हमले के जवाब में फौज ने एक मुहिम चलाकर 80 दहशतगर्दों को हलाक किया है और उनके अहम आलात और गाड़ियां जब्त कर ली हैं। फौज के मुताबिक इस हमले में फौज के 4 अहलकार भी मारे गए हैं। इसके अलावा तकरीबन 20 सलामती अफसर जख्मी हुए हैं। इस हमले के पेश नज़र सदर रोच मार्क ने मुल्क में अगले 48 घंटों के लिए कौमी सोग का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि बुर्किना फासो 2016 से अलकायदा और दाइश जैसे दहशतगर्द गुरोहों की दहशतगर्दाना सरगर्मियों का मरकज बन गया है। वहीं इराक में एक समाजी कारकुन की मौत और मकबूल मिज़ानिगार को निशाना बनाने के बाद हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन फिर सड़कों पर आ गए हैं। बगदाद, बसरा और करबला जैसे शहरों में ताज़ा मुजाहिरे कल रात ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशिया के 2 दफातर को जलाए जाने के बाद हुए हैं। इराक में पिछले 3 माह से मुजाहिरे हो रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इस दौरान पुलिस ने खिलाड़ियों को मुफ्त स्पोर्ट्स किट भी तकसीम की हैं।
2003 में मंजीत सिंह साहब की शहादत हुई थी यहाँ पे, और वो डीएसपी थे। तब से ये मंजीत सिंह मेमोरियल टूर्नामेंट चला आ रहा है, और उसी की सिलसिले में अभी यहाँ आज इस बार फिर से एक टूर्नामेंट शुरू किया गया है, और आज जिसका एग्जीबिशन मैच था। इस मौके के दौरान आज हमने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत स्पोर्ट्स किट यहाँ पे बच्चों को दिया है, और यही स्पोर्ट्स किट हम सुरनकोट और मेंढर के तहसीलों में भी देंगे। और भारतीय टेनिस को दुनिया भर में नई पहचान देने वाले कद्दावर खिलाड़ी लिएंडर पेस ने अपने करियर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि साल 2020 प्रोफेशनल सर्किट पर उनका आखिरी साल होगा। 46 साल के लिएंडर पेस ने अपने करियर में 30 साल तक टेनिस खेली। लिएंडर पेस ने 1996 के एटलांटा ओलंपिक में मुल्क को कांसे का तमगा दिलाया था। 18 ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर चुके लिएंडर पेस भारत के सबसे कामयाब टेनिस खिलाड़ी हैं। इतना ही नहीं, पेस डेविस कप के डबल्स मुकाबलों में 44 जीत के साथ तारीख के सबसे कामयाब खिलाड़ी हैं। और मुल्क की मजमूई तरक्की में उस तबके की तरक्की भी शामिल है जिसकी पहुंच अब तक इस तरक्की तक नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो साबित करती हैं कि अपनी कुव्वत इरादी और कम्युनिटी की शराकतदारी से तरक्की के हदफ को हासिल किया जा सकता है। कर्नाटक के चमराजनगर जिले के कबायली इलाकों में तब्दीली की ऐसी हवा चली है कि ऑर्गेनिक खेती के जरिए यहाँ के 60 कबायली खानदान ऑर्गेनिक खेती को अपनाकर तरक्की के मरकजी धारे से मुंसलिक हो गए हैं। इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। कर्नाटक के चमराजनगर की एक कबायली खातून किसान दासी की कहानी भी कुछ ऐसी ही उम्मीद जगाती है। चमराजनगर का इलाका कबायली अक्सरियत वाला है और यहाँ जेनू कुरुबा, बेटा कुरुबा और हक्की पक्की कबाइल रहते हैं। जंगलों में शहद और उससे मिलने वाली मसनूआत से ही ये कबाइल अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तरक्की से दूर इन कबायली लोगों को सख्त मशक्कत और मुश्किलें विरासत में मिली हैं, लेकिन 2007 में इस कम्युनिटी को तरक्की के मरकजी धारे से मुंसलिक करने के लिए इनकी बाज़ाबातकारी के लिए मुकामी हुकूमत ने कदम उठाए। दासी की जिंदगी भी इस काम में शामिल होकर बदल रही है और अब वो जंगलों से निकलकर पक्के मकान में रह रही हैं। दासी को खेती के लिए हुकूमत ने जमीन भी फराहम कराई और अब दासी अपने कुनबे के साथ मिलकर यहाँ सब्जी, फल और मसालों की खेती कर रही हैं। खास बात यह है कि दासी जदीद आलात के साथ पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती कर रही हैं, जिसमें किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। एक वक्त मजदूरी के जरिए अपने 10 बच्चों का पेट पाल रही दासी अपनी जमीन पर रागी की खेती करती है। इसके अलावा उन्होंने कपास की भी खेती शुरू की है, जिसकी पैदावार से उन्हें काफी फायदा हो रहा है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी की मदद से दासी और उनके अहले खाना ने ऑर्गेनिक खेती से मुताल्लिक सभी बारीकियां सीखी और अब उनकी जमीन पर तुअर, मिर्च, टमाटर, केला, दालें, सब्जियां और कई अनाजों की भरपूर पैदावार हो रही है। जंगल से गांवों में बसे जेनू कुरुबा जात के 60 कुनबे खेती से मुंसलिक होकर बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। आज इन कुनबों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, जात सर्टिफिकेट समेत सभी जरूरी दस्तावेज भी हैं, जिनसे उन्हें सरकारी मंसूबों का फायदा मिलने में आसानी होती है। दासी को ऑर्गेनिक खेती के जरिए अच्छी पैदावार के लिए कई इनामात से भी नवाजा गया है। दासी और ऑर्गेनिक खेती अपनाकर तरक्की की राह पर गामजन इन कबायली खानदानों ने साबित किया है कि तंजीम की ताकत से किसी भी हदफ को हासिल करना नामुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पजीर होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।